अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये हमारा सिक्योरिटी का और इंटरनेशनल अफेयर्स का वीलॉग है। डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं, आज भी वो मेरे साथ हैं। एक अच्छी खबर है, कुछ बुरी खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, मिला जुला कर सा रद्द-ए-अमल है। नेपाल के हालात आपको पता हैं, ब्रिक्स का इजलास हुआ है और उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कमेटी का भी सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील थी ना, जिसके बारे में था कि अमेरिकी कंपनियां यहाँ से आके मादनियात निकालेंगी, उसका पहला MOU वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइन हो गया है। अमेरिका की कंपनी है USSM, जिसे कहते हैं US स्ट्रेटेजिक मेटल्स की जो कंपनी है, इसने FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान में मादनियात निकालने का एक माहिदा जो है वो उस पर MOU पर साइन किए हैं। ये MOU साइन करने की तकरीब में अमेरिकी चार्ज अफेयर, अमेरिकी सफारतकार, इस कंपनी के नुमाइंदे, FWO के नुमाइंदे और सब लोग शामिल थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई थी और जो सब कह रहे थे कि एक मिनरल्स डील है और पाकिस्तान में $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं और अमेरिका उनमें सरमायाकारी करने के लिए आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट था कि हम अमेरिकी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान में हो। तो पहली कंपनी USSM, जिसे US स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहते हैं, वो पाकिस्तान में MOU साइन करने पहुंच गई है और FWO के साथ इसका MOU साइन हुआ है। डॉक्टर साहब, अच्छी खबर है, आप समझते हैं कि नहीं? ये ना सिर्फ अच्छी खबर है बल्कि जो शुकूक शुबहात का इज़हार कर रहे थे कि हमारे पास पता नहीं मिनरल्स हैं या नहीं हैं और हम उनके साथ कोई चक्कर चला रहे हैं, ये बाज़ाब्ता सरकारी तौर पे अब तय पा गया है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि USSM ये भी उनकी सरकारी एजेंसी है और हमारी तरफ से भी सरकारी एजेंसी ने साइन की है। तो ये बाज़ाब्ता तौर पे दो हुकूमतों के दरमियान और दो सरकारी इदारों के दरमियान एक माहिदा तय पाया है और ये अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, ये उनमें मज़ीद गहराई पैदा हुई है। देखिए, अब बात यह है कि शुरू में तो हमारे, आपको पता है, जो PTI के ट्रॉल्स थे वो कहते थे कित्थों आ गए मिनरल्स, कौन से मिनरल्स, कोई है ही नहीं मिनरल्स, कहाँ हैं मिनरल्स। और अमेरिकियों को वो मैं सुनता था, वो अपने कुछ दोस्तों के जो बैरून मुल्क हैं, वो कहते थे हमने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया है मिनरल्स की बात करके, जबकि हकीकत में कोई मिनरल्स का वजूद ही नहीं है। तो ये अमेरिका की सरकारी कंपनी बगैर किसी मिनरल्स के ये थे आ गई, उन्होंने कोई सैटेलाइट से जज कर लिया होगा। अब तो आपको पता है जियोग्राफिक सर्वे सारे सैटेलाइट से हो जाते हैं, कोई ग्राउंड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़मीन के अंदर क्या है ये चीज़ सैटेलाइट आपको बता देता है। तो वो सारा प्रोपेगेंडा तो फिर गलत साबित हो गया। वह असल में जियोलॉजिकल सर्वे जो हैं वो तो कई सौ साल 200 साल पहले से बरतानिया ने शुरू किए थे और बरतानिया को भी इनका अंदाज़ा है कि इस खित्ते में क्या क्या मौजूद है। उसके बाद भी जब पाकिस्तान तेल और गैस की तलाश के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों को दावत देता रहा है, तो उस मौके उस दौरान भी यहाँ पे उनको अंदाज़ा होता रहा है कि पाकिस्तान में क्या है। और अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है तो उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा है और कोई भी हुकूमती सतह पे जाके या सरकारी सतह पे जाके किसी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये जो ट्रोल्स हैं, इनको असल में इन बारीकियों का शायद इल्म नहीं है या फिर वो ये समझते हैं कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके वो कुछ हासिल कर पाएंगे। बहरहाल जी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज से खिताब में कहा है कि ये रैकोडेक से कर्जा अदा हो जाएगा और ये $1 ट्रिलियन के जो मिनरल्स हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। अल्लाह करे। अल्लाह करे। अब ये रैकोडेक वाला हाल ना हो, हम अभी तक रैकोडेक का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए जी। और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की ना 2-3 अहदाफ थे। एक तो वो उन मुल्कों पे लगाए जिनके साथ उनका ट्रेड इम्बैलेंस था। एक ब्रिक्स के हवाले से भी ट्रंप का एक ख़ास स्टांस है, क्योंकि ब्रिक्स ये कहता है कि जी आप डॉलर में ट्रेड ना करें आपस में। वो डी डॉलराइजेशन की बात करता है कि दुनिया को डॉलर के चुंगल से निकाला जाए। और ट्रंप समझते हैं कि जब आप डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो आप अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो तो ब्रिक्स के लोगों पर भी टैरिफ लगाना चाहते थे। अब ब्रिक्स का सरबराही इजलास जो है वो ब्राज़ील ने बुलवाया। पुतिन और प्रेसिडेंट शी जो हैं दोनों मौजूद थे। दोनों में का मौजूद होने का मतलब है ब्रिक्स जिंदा है,
क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था ब्रिक्स अपनी मौत मर गया है, लेकिन ब्राज़ील ने अमेरिका पर भी टैरिफ्स लगे हैं। ब्राज़ील ने अमेरिकन टैरिफ्स के जवाब में रेजिस्टेंस दी है और उन्होंने बहुत अग्रेसिव बयानात दिए हैं ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने, और पुतिन और प्रेसिडेंट शी भी। तो मोदी नहीं ब्रिक्स के सरबराही इजलास में आए, उन्होंने जयशंकर को भेजा, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बदतमीज़ी है कि सरबराही इजलास में आप लोअर लेवल का बंदा भेज के अपनी नुमाइंदगी कराएं। जब पुतिन और प्रेसिडेंट शी आ रहे थे तो फिर मोदी को आना चाहिए था। अब कोई ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिका और भारत के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, और वो बर्फ़ पिघलने के इशारे ट्रंप ने भी दिए हैं और लोग भी दे रहे हैं। तो क्या बर्फ़ पिघलने की वजह से मेरी राय में मोदी ने ब्रिक्स में जाने से इज्तनाब किया है कि दोबारा ट्रंप ਨੂੰ गुस्सा चढ़ गया तो मैं किस तरह उतारूंगा, क्योंकि हाल ही में ट्रंप और मोदी के दरमियान गुडविल जेस्चर्स के जो ट्वीट हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। ट्रंप के खौफ से मोदी जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में नहीं जा रहे कि ट्रंप से सामना ना हो या ना मिलो। ये तो आप एक ही सांस में दो मुतजाद बातें कर रहे हैं, या तो फिर बर्फ़ पिघल गई है या फिर नहीं पिघली। यूएन जनरल असम्बली में जाने से गुरेज ये बताता है कि बर्फ़ नहीं पिघली। नहीं, कुछ हद तक जो ट्वीट्स का एक्सचेंज है, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, अभी हालात ठीक नहीं हुए। नहीं, बर्फ़ पिघलने का एक अमल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अपनी राय शामिल करना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते थे कि मोदी एससीओ चले गए, वहाँ शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मुलाकातें और ये वो, इससे भारत की खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आई है, वो कोई बड़ी तब्दीली नहीं थी। मोदी अभी भी अमेरिकी दर पर बैठे हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कोई अच्छे इशारे, अच्छे जेस्चर चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें बार-बार जितला रहे हैं कि मुझे धुतकारोगे तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। लेकिन एससीओ में जाने के बाद उनको जो जिस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, ट्रंप ने जिस सख्ती के साथ एससीओ पे रद्द-ए-अमल दिया, उसके बाद मोदी फिर घबरा गए और उन्होंने ब्रिक्स में खुद जाने की बजाय जयशंकर को वर्चुअल इजलास में बिठाया। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय खारजा पॉलिसी में कोई बड़ा शिफ्ट नहीं, आया। पर आप देखें ना, ये तो गुनाह बेलज्जत हो गया। आपकी नुमाइंदगी मौजूद थी जयशंकर के जरिए, आप ब्रिक्स का हिस्सा हैं, अमेरिका के लिए ये काफ़ी है कि आप ब्रिक्स का हिस्सा हैं। आप नहीं गए, आपने पुतिन और शी को नाराज़ किया। आप मेरी बात समझे ना, आपने ब्राज़ील को भी नाराज़ किया। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि जिस तरह हमारे यहाँ ज़रा ये कहते हैं कि दो घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है ना घर का ना घाट का, तो ये मोदी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इधर अमेरिका है, इधर पुतिन है, इधर शी है, दरमियान में मोदी है, फंस नहीं रही बात। मोदी का जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो उसका वज़ीर ख़ारजा जयशंकर है। वो एक ब्यूरोक्रेट है, उसको वो सियासतदान नहीं है, उसको वो ख़ारजा पॉलिसी अगर बना रहा है और चला रहा है, और वो एक मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से उसको चला रहा है। उसको उन नज़ाकतों का शायद पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, और मेरे ख्याल में असल में उनकी नाकामी की वजह जयशंकर है। बहरहाल मैं जयशंकर बेचारे को तो आप कुर्बानी का बकरा बना दें। टेक्निकली तो भारत की पॉलिसियाँ हैं कि वो बैक वक्त बहुत सारी किश्तियों का सवार है, और जब दुनिया में जंगें लगती हैं तो फिर उसको अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त आएगा कि सब कहेंगे कि हमारे साथ हो कि नहीं हो। वो फंस गया क्योंकि उसने बहुत सारी जगह दोस्ती की हुई थी। मेरे ख्याल में मोदी साहब चुकर फंसे हुए हैं, रूस को भी नहीं छोड़ सकते, अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते, ब्रिक्स को भी नहीं छोड़ सकते, तो उनके जो टांगें हैं वो काफ़ी जगह फंसी हुई हैं। चलें आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? नहीं, आपने जो कहा वो ठीक है, मैंने अपनी राय दे दी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने कुछ अफ़गानिस्तान पर ड्रोन हमले भी किए, और भी ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी साइट्स को मार्क किया है जहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, और हम गैर एलानिया तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब उज़्बेकिस्तान की तरफ से ये ऐलान आया है कि उज़्बेकिस्तान कुछ हेलीकॉप्टर, जो जब अशरफ गनी भागे थे तो कुछ हेलीकॉप्टर वो ले गए थे, कुछ उस वक़्त जो अफ़गान फ़ौज के कमांडर थे वो हेलीकॉप्टर उड़ा के उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ले गए थे। तो उनमें से जो उज़्बेकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर है ना, वो उज़्बेकिस्तान बकौल अफ़गानिस्तान के, बकौल तालिबान के, कि वो अफ़गानिस्तान को वापस करने के लिए तैयार हैं, और ये अमरीकी हेलीकॉप्टर हैं, ये नेटो के हेलीकॉप्टर हैं।
तो आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि उज़्बेकिस्तान को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो हैं, जिनमें MI-17, U-60, A-29, AC-208, C-208, PC-12 और दूसरे फिक्स विंग तैयारे शामिल हैं, ये सब कुछ वो उठा के वहाँ तो पहले ये बात की जा रही है कि जो नेटो का असला है वो वापस ख़रीदना है अमेरिका ने और अब लेना है, क्योंकि टेररिस्टों के हाथ। तो इस मौके पे उज़्बेकिस्तान ये हेलीकॉप्टर अफ़गानिस्तान को वापस कर सकता है? मैं नहीं समझता कर सकता है। मैं नहीं समझता अमेरिका, नेटो इसकी इजाज़त देंगे। नहीं, अमेरिका और नेटो का अभी फौरी तौर पे इस पे रद्द-ए-अमल नहीं आया, और उनका रद्द-ए-अमल ना आना जो है उसका मतलब ये है कि सफारती कोशिशें जारी हैं, और उज़्बेकिस्तान को इससे पहले अमेरिकी सफारतखाना उज़्बेकिस्तान में जो मौजूद सफारतखाना है वो कह चुका था कि ये अफ़गानिस्तान को वापस नहीं किए जाएंगे और ये उज़्बेकिस्तान अपने पास रखे। वहाँ से अमेरिका ने वापस ले जाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अभी फौरी रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसका मतलब है कि वो उज़्बेक हुकूमत से कोई बातचीत जारी जारी है, और अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो मेरा ख़्याल है कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल शदीद होगा, और जो अफ़गान तालिबान ये समझ रहे हैं कि ये उनकी सफारती कामयाबी है या उनकी फ़ौजी कामयाबी है, मेरा ख़्याल है उनको ज़्यादा बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, और उनके ख़िलाफ़ जो सफरी पाबंदियाँ तो अभी हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कोई इक़दामात भी सामने आएँगे। नहीं, मेरे ख्याल में उज़्बेकिस्तान को ही अमेरिका के साथ सौदेबाजी करना चाहता है। उसने ये तुर्क का पत्ता खेला है कि हम ये कर सकते हैं, वरना हमसे बात की जाए, और अमरीकियों को कोई टेबल पे ला के हमें ये देखना चाहिए कि उज़्बेकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है इस ऐलान से। खुद तो उज़्बेकिस्तान ने ये ऐलान नहीं किया अभी तक। अभी तक उज़्बेकिस्तान की तरफ से ये नहीं, ऐलान नहीं आया, ये तो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने ऐलान किया है ना। उज़्बेकिस्तान का चूँकि उनकी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ, और वो नहीं चाहते कि उनके साथ किसी तरह के मामलात कशीदा हों, तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अंदरूनी खाना अगर कोई हामी भरी भी है तो बाद में अमरीकी रिएक्शन खुद ही आ जाएगा और उज़्बेकिस्तान को जवाब मिल जाएगा। नहीं, अब ये देखें ना, ये अमर साले वगैरह तो ताजिकिस्तान में ही बैठे हैं ना। हाँ, और अब जो नहीं, उज़्बेकिस्तान का अपना मामला है, ताजिकिस्तान का अपना मामला है, और ये असल में उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों के अफ़गानिस्तान में इस हवाले से भी स्टेक्स हैं कि वहाँ पे पश्तून आबादी जो है वो 42% है, बाकी उज़्बेक, हज़ारा और ताजिक हैं। तो ये उनके वहाँ पे कल्चरल रिलेशंस भी हैं, उनके ज़ुबान के भी लेकिन रिलेशंस हैं। उज़्बेकिस्तान को ड्रग कार्टेल से भी प्रॉब्लम है, जो अफ़गानिस्तान से ड्रग की एक्सपोर्ट है थ्रू उनको वो। उज़्बेक जंगजुओं से भी ख़तरा है, और वो नहीं चाहते कि हाँ, पाकिस्तान की तरह टीटीपी का कोई उनके ऊपर भी को उज़्बेक जंगजू छोड़ दिए जाएँ। तो वो मेरा ख़्याल है उनके साथ कोई सफ़ारती मामलात ऐसन तरीके से करना चाह रहे हैं। चलें आखिर में, प्रोड्यूसर इशारा कर रहा है वक्त कम है। खटमंडू तो ढाका बन गया। आप हाँ जी। देखें ना, जैसे ढाका में हसीना वाजिद को निकाल बाहर फेंका और पुलिस ने बंदे रोज़ मारे, लेकिन लोग रोज़ लाखों सड़कों पे आ जाते थे। आज काठमांडू की सड़कों पे नौजवान मौजूद था और 19 के करीब लोग मार दिए हैं। पार्लियामेंट के दरवाजे को आग लगी है, वाने वज़ीर आज़म को। मुझे वो क्या नेपाल की जो हुकूमत है, कम्युनिस्ट हुकूमत है, वो बच जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद किए हैं, तो जिसके नतीजे में नौजवान बाहर आ गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने से इतना बड़ा एहतजाज हो गया है, या इसके पीछे इंडिया है? क्योंकि नेपाल में जब भी रजीम चेंज हुई है तो इंडिया के ज़रिए ही हुई है। नेपाल के रजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा इंडिया ने किए हैं, वहाँ रजीम चेंज ऑपरेशंस किसी और ने कभी नहीं किए। नेपाल की सरहद भी इंडिया के साथ है, कुछ 1700 किलोमीटर की। वहाँ बादशाहत ख़त्म करने में, जमहूरियत लाने, निपटने के काम जो है वो भारत ही करता है। अब जो कर रहा है ये भारत कर रहा है या ये इंडिजिनस है? मुझे लगता है भारत कर रहा है। नहीं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। एक तो भारत का एलिमेंट लाज़मी मौजूद है, लेकिन भारत के साथ वो उनके साबिक़ शाह ज्ञानेंद्रा जो हैं, उनका भी हाथ है। वो भी अपनी बादशाहत जो है वो वापस लेना चाहते हैं, और वहाँ पे अपने को आइनी बादशाहत को बहाल करवाना चाहते हैं। और जो इंडिया में है, इंडिया में भी एक उनका बड़ा मोहरा है जो वहाँ पे काम कर रहा है। असल में वो योगी जो हैं, उनके वज़ीर आला योगी, क्या नाम है उनका, गुजरात के, वो उन्होंने वहाँ पे कुछ अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और वो उनको माली मदद दे रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रा और योगी और इंडिया ये सब मिल के वहाँ पे एक तूफ़ान बर्पा कर दिया उन्होंने। 19 बंदे मर गए हैं, कोई 250-300 ज़ख्मी हैं, कर्फ्यू है, हालात ख़राब हैं। लेकिन एक और बात है कि वहाँ का इंडियन सोशल मीडिया जो है, वो अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए
वहाँ पे बांग्लादेश में रजीम चेंज को जो है वो पहले पाकिस्तान से जोड़ा जाता रहा है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ इसका रुख किया जाए। मतलब पाकिस्तान नेपाल में रजीम चेंज कर रहा है। हाँ, वो इंडियन सोशल मीडिया में ये एक कैंपेन शुरू करने की कोशिश नज़र आई है मुझे। लेकिन मुझे अमली तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान नेपाल में जाके को, ये दुरुस्त है कि पाक भारत जंग में नेपाल की जो झुकाव था वो भारत की तरफ से था, लेकिन नेपाल भारत के साथ हो भी तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं समझता हूँ। ये ज़रूर है कि जो खटमंडू है वो रॉ और आईएसआई दोनों के दरमियान एक कॉमन प्लेस ज़रूर रहा है ऑपरेशंस करने के असल लिए। में वज़ीर आज़म केपी ओली जो हैं वो, उनका एक स्टांस रहा है, वो चीन की तरफ झुकाव रखते हैं। अगरचे उनका भारत के साथ ताअवुन मौजूद है, लेकिन वो उनका एक जो चाइना की तरफ झुकाव है उसको भारत में हमेशा से तशवीश की नज़र से देखा जाता है। चलें, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।